क्रोधत भवति सम्मोहः सम्मोहः स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशत प्रणश्यति। गीता चैप्टर 2 वर्स नंबर 63। भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए इस श्लोक का अर्थ है, क्रोध में इंसान की सबसे पहले मति मारी जाती है। मति मरते ही इंसान की जो मेमोरीज होती हैं वो डिल्यूजनल हो जाती हैं। मेमोरी डिल्यूजनल होते ही इंसान की बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश होते ही इंसान अपना नाश स्वयं कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए इस श्लोक को अगर हम देखें तो ये हमारी आज की स्टोरी पे एकदम 100% फिट बैठता है। हमारी स्टोरी आज की जो है वो एक मर्डर केस की है, लेकिन मर्डर तो ब्रूटल है ही, लेकिन उस जो तरीका अपनाया गया एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो मर्डर से ज़्यादा ब्रूटल है। इस केस को आज भी लोग एक्यूज्ड एंड विक्टिम के नाम से 90% लोग नहीं जानते हैं। वो जानते हैं इस केस को उस नाम से जिस तरीके से एविडेंसेस को मिटाने की कोशिश की हुई। मैं बात कर रहा हूँ वन ऑफ द इनफेमस क्राइम केस ऑफ दिल्ली, तंदूर कांड। 2 जुलाई 1995 की वो रात दिल्ली वालों के लिए एक नॉर्मल सी रात थी, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ कि अगले दिन सुबह जब दिल्ली वाले उठे तो उनके साथ साथ पूरे देश के लोगों के होश उड़ गए। रात के अराउंड 11 बजे अंगूरी देवी नाम की एक महिला जो एक सब्जी का ठेला लगाती थी, अशोका रोड से अपने घर लौट रही थी। लौटते टाइम वो देखती है कि वहाँ स्थित एक होटल जिसका नाम अशोका यात्री निवास होता है, उसमें से बहुत तेज तेज आग की लपटें निकल रही हैं। अंगूरी देवी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। वहीं से उसी टाइम पुलिस पेट्रोलिंग पे निकले हुए अब्दुल नज़ीर कुंजू, कांस्टेबल ऑफ दिल्ली पुलिस, और उनके साथ एक होमगार्ड जिनका नाम चंद्रपाल था, वहाँ से गुजर रहे थे। जब वो महिला को देखते हैं, वो पूछते हैं क्या हुआ, तो वो बताती है साहब बराबर में एक होटल है, उसमें से बहुत तेज तेज आग की लपटें निकल रही हैं, शायद वहाँ आग लग गई है। ये सुनकर दोनों पुलिस वाले होटल के गेट पे पहुँचते हैं। गेट पे पहुँच के वो आवाज़ लगाते हैं खोलने के लिए, तो गेट पे उस होटल का एक मैनेजर आता है। वो उससे पूछते हैं कि हाँ भाई क्या हो गया, ये आग कैसे लगी हुई है। तो होटल का मैनेजर उनको बताता है कि अरे साहब कुछ नहीं, हमारे जो साहब हैं वो कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हैं और पुरानी रैली वैली के पोस्टर बैनर ये सब पड़े हुए थे, इस जगह घेर रहे, तो साहब ने बोला इनको आग लगा के डिस्ट्रॉय करो। ये कह के वो मैनेजर उनको दोनों को वापस भेज देता है। दोनों पुलिस वाले ये सुन के चलो ठीक है, वो वापस लौट आते हैं। लेकिन जो कांस्टेबल होते हैं अब्दुल नज़ीर कुंजू, वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं। उनको लगता है कि कुछ दिक्कत है, क्योंकि वो फील करते हैं कि हवा में कुछ मतलब स्मेल भी है। खैर वो फिर वहाँ से थोड़ा सा घूम के जाते हैं पीछे की साइड। वहाँ जो होटल की दीवार होती है, अब्दुल नज़ीर कुंजू उस दीवार को फांद के अंदर चले जाते हैं। अंदर देखते हैं कि वो जो बंदा उनको गेट पे मिला था, होटल का मैनेजर, वो और एक आदमी और मिलके तंदूर में कुछ जला रहे होते हैं और उसमें मक्खन डाल रहे होते हैं। तो अब्दुल नज़ीर कुंजू उनसे बोलता है कि यार तुम पागल वागल हो क्या, कि एक तो ऑलरेडी इतनी तेज आग लगी हुई है, ऊपर से तुम इसमें मक्खन और डाले जा रहे हो, तुमको पूरा होटल में आग लगानी है क्या? ये कैसी है? कह के अब्दुल नज़ीर कुंजू बोलता है इस आग को बुझाओ, ये सब बंद करो इसको। तो वो मैनेजर उसको बोलता है कि नहीं नहीं साहब, बस ये खत्म होने वाला है और हम ये अभी बस बंद करके बस जा ही रहे हैं। इतना कह के अब्दुल नज़ीर कुंजू उस तंदूर में अपनी लाठी से कुछ झांकने लगता है। तभी उसकी नज़र तंदूर के अंदर पड़ती है और उसे दिखाई देता है एक इंसानी हाथ। ये देख के अब्दुल नज़ीर कुंजू घबरा जाता है। वो चुपचाप कामली वहां से बाहर आ जाता है बिना कुछ कहे। बाहर आकर वो वापस अपने कंट्रोल ऑफिस में फोन करता है और उनसे बोलता है कि जल्दी से बैकअप टीम भेजिए। बैकअप टीम आने के बाद सारे पुलिस वाले होटल के अंदर जाते हैं। होटल के अंदर जाके वहां से वो केशव कुमार को अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन इस छोटे से टाइम का फायदा उठाकर, टाइम गैप का फायदा उठाकर, जो दूसरा बंदा होता है वो वहां से भाग जाता है। पुलिस तंदूर में से बॉडी रिकवर करती है। बॉडी को पहचानना लगभग नामुमकिन हो जाता है क्योंकि 70 से 80% जल चुकी होती है। लेकिन हाँ, बॉडी की हाथ की उंगलियों में पहनी हुई रिंग को देख के वो ये समझ जाते हैं कि ये बॉडी किसी लेडी की है। अगले दिन सारे अखबारों में ये खबर छप जाती है। फिर एक बंदा जिसका नाम होता है मतलूब करीम, वो दिल्ली पुलिस को अप्रोच करता है
और उनको बताता है कि सर, कहीं ना कहीं ये बॉडी मेरी फ्रेंड नैना साहनी की है और 100% चांसेस हैं कि इसका मर्डर इसके हस्बैंड सुशील शर्मा ने किया होगा, क्योंकि जिस रेस्टोरेंट में इसकी बॉडी मिली है, सुशील शर्मा उस रेस्टोरेंट का मालिक था। अशोक यात्री निवास होटल के अंदर एक रेस्टोरेंट था जिसका नाम बगिया रेस्टोरेंट था और सुशील शर्मा उस बगिया रेस्टोरेंट का ओनर था। उसी के तंदूर में इस बॉडी को जलाया जा रहा था। सुशील शर्मा की ढूंढ मस्ती है। ऑल ओवर इंडिया सुशील शर्मा को ढूंढा जाता है। पूरे देश में इस केस को लेकर हंगामा मचा हुआ होता है। हर न्यूज़पेपर, हर मीडिया इसको कवर कर रहा होता है। पुलिस पूरा जी जान लगा देती है, लेकिन सुशील शर्मा का कोई नामो निशान नहीं मिलता है। एक हफ्ते बाद जाके सुशील शर्मा खुद बेंगलुरु पुलिस स्टेशन में जाके सरेंडर कर देता है। वहां से दिल्ली पुलिस सुशील शर्मा को वापस दिल्ली लाती है और फिर सामने आता है इस भयानक मर्डर का सच। सुशील शर्मा, नैना साहनी और मतलूब करीम तीनों एक ही कॉलेज में साथ पढ़ते थे। तीनों ही कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे और उसके कार्यकर्ता थे। शुरुआत में नैना साहनी और मतलूब करीम एक दूसरे के बहुत करीब थे। रिपोर्ट्स तो ये भी हैं कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे। लेकिन नैना साहनी एक सिख फैमिली से आती थी और मतलूब करीम एक मुस्लिम समुदाय से। दोनों के परिवार को ये मंजूर नहीं था, इसीलिए मतलूब करीम ने कहीं और शादी कर ली, जिसके बाद नैना साहनी बहुत अकेली पड़ गई और तब उनकी मुलाकात होती है सुशील शर्मा से। सुशील शर्मा कांग्रेस पार्टी में एक अच्छे पद पर थे। दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ती हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करके दोनों एक फ्लैट में साथ रहने लगते हैं। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन धीरे धीरे सुशील शर्मा को शक होने लगता है कि नैना साहनी अभी भी मतलूब करीम से बातें करती है या अभी भी उसके टच में है। इस बात को लेके उन दोनों के बीच में बहुत झगड़े होते हैं। दूसरा एक डिस्प्यूट इन दोनों के बीच में ये भी था कि सुशील शर्मा ने अपनी शादी की बात डिस्क्लोज नहीं कर रही थी पब्लिकली, और नैना साहनी उस पर प्रेशर बनाती थी कि एटलीस्ट समाज में बताओ कि हमारी शादी हो रखी है। सुशील शर्मा को लगता था कि इससे उसका पॉलिटिकल कैरियर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। वो उसको बोलता था कि टाइम आने पे मैं बता दूंगा। इन्हीं दो बातों को लेके उनके बीच में बहुत झगड़े होने लगे। टाइम के साथ साथ सुशील शर्मा का शक गहराता ही चला गया। 2 जुलाई 1995 को सुशील शर्मा जब रात को अपने घर आता है तो वो देखता है कि नैना साहनी फोन पर किसी से बात कर रही है, और उसके कमरे में आते ही, सुशील शर्मा के कमरे में आते ही नैना साहनी अपना फोन काट देती है और उठ के दूसरे कमरे में चली जाती है। सुशील शर्मा जाकर फोन उठाकर रीडायल का बटन दबा देता है, और जब दूसरी तरफ से फोन उठता है और वहां की आवाज सुन के सुशील शर्मा अपना आपा खो देता है। वो आवाज होती है मतलूब करीम की। वो बेडरूम में पीछे पीछे नैना साहनी के पीछे जाता है और उनके बीच में, दोनों के बीच में भयंकर झगड़ा होने लगता है। झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि सुशील शर्मा गुस्से में आकर अपनी पिस्टल निकालता है और नैना साहनी पे फायर कर देता है। पहली गोली नैना साहनी को नहीं लगती है, वो उसके बराबर से निकल के पीछे लगे एसी में लग जाती है। सुशील शर्मा फिर फायर करता है। इस बार गोली नैना साहनी के गले में लगती है। सुशील शर्मा फिर एक फायर करता है और तीसरी गोली नैना साहनी के सर में जाके लग जाती है और नैना वहीं गिर जाती है। थोड़ी देर बाद सुशील शर्मा को एहसास हो जाता है कि उसने क्या ब्लंडर कर दिया है। वो बहुत घबरा जाता है और वो फिर ये सोचने लगता है कि अब इस डेड बॉडी को वो कैसे ठिकाने लगाए। तभी उसको एक आइडिया आता है। वो ये सोचता है कि डेड बॉडी को अगर वो यमुना नदी में फेंक देगा तो नदी में लाश बह जाएगी, किसी को मिलेगी भी नहीं। वो बॉडी को एक ब्लैक प्लास्टिक का बैग निकाल के उसमें डाल के अपनी मारुति 800 की डिग्गी में डाल देता है और ITO के पास जो यमुना पुल होता है उसकी तरफ चल देता है। लेकिन वहाँ जाकर उसको एहसास होता है कि रश बहुत ज़्यादा होता है ट्रैफिक का, और वहाँ पुलिस भी गश्त कर रही होती है, तो उसकी हिम्मत ही नहीं होती बॉडी निकालने की। फिर वो कुछ सोचकर अपनी गाड़ी अपने रेस्टोरेंट, बगिया रेस्टोरेंट की तरफ मोड़ देता है। गेट पे आके वो अपने मैनेजर केशव कुमार को बुलाता है और उसको बोलता है कि सबको बाहर निकालो, रेस्टोरेंट बंद करो। तो केशव कुमार उसको बोलता है कि सर अभी तो बहुत सारा खाना बचा हुआ है, अभी मतलब गेस्ट भी अंदर खाना खा रहे हैं,
तो सुशील शर्मा उसको बोलता है कि कोई फर्दर ऑर्डर मत लो, जितने लोग खाना खा रहे हैं उनके खाना खाती है उनको बाहर निकालो और सारे स्टाफ को भी घर भेज दो। जितने फर्दर ऑर्डर ना लेके जितने लोग वहाँ खाना खा रहे होते हैं, जैसे ही वो खाना खत्म करते हैं, सुशील शर्मा आके सारे स्टाफ को बोलता है कि आप अब घर जाइए। उनको इवन पैसे भी देता है कि आप खाना बाहर खा लीजिएगा। सबके जाते ही सुशील शर्मा होटल का गेट बंद करा लेता है और केशव कुमार को बुलाकर उसको बोलता है कि उससे गलती से उससे उसकी बीवी का मर्डर हो गया है और अब उसको उसकी मदद चाहिए बॉडी को डिकम्पोज करने के लिए। ये सुनकर केशव कुमार बहुत घबरा जाता है। पहले तो वो मना कर देता है कि वो इसमें इसकी कोई मदद नहीं कर पाएगा, लेकिन सुशील शर्मा रूलिंग पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में एक बहुत अच्छे पद पे होता है। वो किसी तरीके से केशव कुमार को अपने दबाव में ले आता है और केशव कुमार उसका साथ देने के लिए हाँ कर देता है। दोनों मिलके नैना साहनी की बॉडी को निकालते हैं और जैसे तैसे करके तंदूर में डाल देते हैं। लेकिन एक नॉर्मल आग में ह्यूमन बॉडी का जलना पॉसिबल नहीं है, ये उनको समझ में आ जाता है थोड़ी देर में। फिर सुशील शर्मा केशव कुमार को बोलता है कि जा उसमें बैक रूम में कांग्रेस पार्टी के पुरानी रैलीज के पोस्टर एंड वो पड़े हैं बहुत सारे, वो ले आ। तो केशव कुमार जाके वहाँ से बहुत सारे पोस्टर्स और वो पड़े रहते हैं उसके कांग्रेस पार्टी के, तो वो जाके तंदूर में डाल देता है जिससे थोड़ी आग बढ़ जाती है। लेकिन आग अभी भी इतनी नहीं बढ़ती कि जिससे एक ह्यूमन बॉडी डिकम्पोज हो जाए। तब सुशील शर्मा को एक आइडिया आता है। सुशील शर्मा केशव कुमार को बोलता है कि जब किचन से जितना मक्खन है वो सब ले आओ। केशव कुमार किचन से जाके वो सारा मक्खन उठा लाता है और वो खूब सारा मक्खन उस तंदूर में डाल देते हैं। जैसे ही मक्खन को वो तंदूर में डालते हैं, एकदम से आग भड़क जाती है और बहुत ऊंची ऊंची लपटें उठने लगती हैं। इन्हीं ऊंची लपटों को देख के जो बाहर एक लेडी अंगूरी देवी जो सब्जी बेच के आ रही होती है घर, वो इन्हीं लपटों को देख के जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। और तभी वो वहां से पेट्रोलिंग करते हुए अब्दुल नजीर कुंजू और चंद्रपाल को रोक के बताती है कि बराबर वाले रेस्टोरेंट में आग लग गई। तभी ये केस में केशव कुमार का अरेस्ट होता है। इन 2003 लोअर कोर्ट इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मान के सुशील शर्मा को मौत की सजा दे देती है। केशव कुमार पुलिस का अप्रूवर बन जाता है तो उसको 7 साल की रिग्रेस पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट मिलती है। इसके अगेंस्ट सुशील शर्मा फिर हाई कोर्ट में अपील करता है। हाई कोर्ट भी इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट क्राइम मान के उसकी हैंग टिल डेथ की सजा को बरकरार रखती है, उसको कोई रियायत नहीं मिलती है। उसके बाद फिर सुशील शर्मा सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है। सुप्रीम कोर्ट अपने एक बयान में इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट क्राइम मानने से इनकार कर देती है। सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है कि ये क्राइम किसी बंदे ने सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं किया, बल्कि ये क्राइम दो इंसानों के आपस के रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस होने की वजह से हुआ है, तो ये रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट की क्राइम उस कैटेगरी में नहीं आता है। और सुप्रीम कोर्ट उसकी मौत की सजा को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज करके अपना डिसीजन दे देती है। इन 2018 सुशील शर्मा जेल से रिहा हो जाते हैं। आज पता नहीं सुशील शर्मा मतलब दिल्ली में कहीं अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे, लेकिन गुस्से में लिया हुआ एक फैसला, उनका एक कार्य 2 आदमियों की जिंदगी खराब कर देता है। एक खुद की, एक उनकी बीवी नैना साहनी की। वो जिस टाइम ये क्राइम हुआ था, सुशील शर्मा कांग्रेस यूथ विंग का प्रेसिडेंट था। आगे उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता था। वहीं नैना साहनी भी पॉलिटिकल लाइन में थी, उसका भी कैरियर बहुत अच्छा हो सकता था और दोनों का जीवन बहुत अच्छा था। लेकिन गुस्से में किया गया एक काम दोनों की जिंदगी तबाह करके रख देता है। तो यही रिक्वेस्ट है सबसे कि कोई भी काम गुस्से में मत करिए, नुकसान ही होता है हमेशा। पर्सनल एक्सपीरियंस है। चलिए, आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।